नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने निजी क्लिनिक और अपने लोगों को हजारों करोड़ रुपए की जमीन मुफ्त में दिए जाने का फैसला किया है। एनडीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी में 1 सितंबर को लाया गया प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसके जरिए एमसीडी को जमीनों को अपने लोगों को मुफ्त में देने जा रही है। प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा है कि एनडीएमसी बिना किसी शुल्क के खाली भवन और जमीन का लाइसेंस देगी। ये दुनिया का पहला लाइसेंस होगा जिसके अंदर करोड़ों की जमीन अपने लोगों को बिना शुल्क के दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एमसीडी से बीजेपी भागने की तैयारी कर रही है और ऐसे में सभी संपत्ति और आय के स्रोतों को कौड़ियों के भाव में बांटने की तैयारी कर रही है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता बताएं कि आप किस वजह से इस तरीके के फैसले ले रहे हैं और घटिया पॉलिसी ला रहे हैं। अपने नेताओं को करोड़ों की जमीन मुफ्त में देने जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी से बीजेपी भागने की तैयारी में है। एमसीडी में जाते जाते सारी संपत्ति और आय के स्रोतों को अपने लोगों को कौड़ियों के दाव में बांटने का काम कर रही है और इसकी तैयारी पूरे तरीके से कर चुकी है। हर महंगी जमीन को सस्ते दामों में बेच रही है। अस्पतालों को नीलाम करने की भी तैयारी चल रही है। एमसीडी के जितने भी पार्क हैं उसके अंदर दुकानें खोलने की तैयारी भी बीजेपी कर रही है। जितनी सड़कें हैं उनको भी फूड वेंडर्स के हवाले करने का फैसला लिया गया और पैसे कमाने की तैयारी में है बीजेपी। एमसीडी ने नोवेल्टी सिनेमा को 150 करोड़ की जमीन 34 करोड़ में बेच दी। एमसीडी के दंगल मैदान की करोड़ों की जमीन 1/4 दाम में बेचने की तैयारी बीजेपी कर रही है और इनको लेकर हमारी तरफ से दी गई सभी सूचनाएं सच साबित हुई हैं, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आरोप सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाए गए हैं, कितनी सच्चाई इन आरोपों में और क्या कुछ जो आरोप लगाए गए हैं उस पर बीजेपी का पक्ष है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सौरभ भारद्वाज की, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं एमसीडी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली एमसीडी को घेरने की कोशिश की गई और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। मगर जिस तरीके से एक बिल पास किया गया है जिसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर के उस बिल के आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर जो जितने भी पार्क हैं या जितने भी छोटे मोटे अस्पताल हैं या फिर क्लिनिक हैं, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और उससे कहीं ना कहीं सरकार को प्रॉफिट होगा। मगर जिस तरीके से सरकार सब कुछ बेच कर जाना चाहती है और साफ जाहिर है कहीं ना कहीं यही लगता है कि भाजपा को लगता है कि निगम के अंदर भी अब की बार उनकी सत्ता नहीं आ पाएगी और इसीलिए प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में सब चीज दी जा रही है लगातार। और यही चीज सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि वो अपने लोगों को पार्कों को दे रहे हैं ताकि पार्कों के अंदर दुकानें खोली जाए। फुटपाथ की बात करें तो फुटपाथ को फुटपाथ वेंडर को दिया जा रहा है और लगातार जो उससे पूंजी भी जो होगी वो कहीं ना कहीं इनकी जेबों में जाएगी और कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को फायदा देने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से अब निगम के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर राजनीति जरूर की जा रही है और भाजपा की तरफ से कहा गया है कि इस तरीके के हमने ऐसा कोई भी बिल पास नहीं किया है। बिल जरूर पास किए गए हैं मगर उससे कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा, ना कि अपने अपने लोगों को। मगर जिस तरीके से कहा गया है कि बिल पास किया गया है उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो उनको पहले से ही खतरा हो चुका है कि वो हारने वाले हैं और कहीं ना कहीं निगम के अंदर उनकी सरकार नहीं आ पाएगी और इसीलिए कहीं ना कहीं वो सब कुछ बेच कर जाना चाहते हैं। और यही चीज केंद्र सरकार के द्वारा भी कही जा रही थी कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सारे सरकारी सेक्टरों को प्राइवेट हाथों में कर रही है, क्योंकि एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, एमटीएनएल की बात करें और विभागों की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं यही चीज उठती नजर आ रही थी और यही चीज सरकारों की मुश्किलें बनती नजर आई। मगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास पैसे की कमी है जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टरों के अंदर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो प्रॉफिट होगा वो केंद्र सरकार के हाथों में आएगा और केंद्र सरकार उनको विकास करने के लिए लगाएगी। मगर देखना होगा किस तरीके से विकास होगा और क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आने वाली है आने वाले समय के अंदर। जी लेकिन राजीव, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि प्राइवेट एक बार फिर से एमसीडी को किया जा रहा है। जो बीजेपी का शासन था जिसमें उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। इसकी जमीनी हकीकत क्या है? सौरभ भारद्वाज ने जो आरोप लगाए हैं, जमीनी स्तर पर आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ज़मीनी हकीकत की, क्योंकि ज़मीनी हकीकत में अगर जिस तरीके से बिल पास किया गया है और सौरभ भारद्वाज ने उनकी कॉपी भी सबको दी है और कहीं न कहीं ये भी कहा है कि इस कॉपी के अंदर साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट छातों के अंदर सब कुछ दिया जाएगा। यानी कि सीधे-सीधे कहें तो प्राइवेट सेक्टरों को ही फ़ायदा होगा, जो सरकारी नौकरी करते हैं या फिर कहें जो पार्कों के अंदर जो पहले सरकार के अंडर में आते थे, उसकी देख-रेख करने के लिए कहीं न कहीं जो कर्मचारी लगाए जाते थे, वो सरकार के द्वारा होते थे। मगर अब कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब उसके पार्कों के अंदर दुकानें खोली जाएगी, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होगी और उससे जो प्रॉफिट होगा, वो उन लोग नेताओं को कहें या फिर जो अधिकारी होंगे जिनको पार्क दिए जाएँगे, उनके पास जाएगा और उसके द्वारा जो केंद्र सरकार तक यानी कि एमसीडी तक पहुँच पाएगा। मगर लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर है, कहीं न कहीं राजनीति ज़रूर होती नज़र आ रही है और इसके लिए कहीं न कहीं भाजपा भी ज़िम्मेवार है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से लगातार यही कोशिश की आने वाले दिनों के अंदर भी लगातार यही देखने को मिला कि लगातार भाजपा जो है हर प्राइवेट सरकारी सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश कर रही है, जिससे कहीं न कहीं से केंद्र सरकार को प्रॉफिट हो। मगर जिस तरीके से अब आरोप लग रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं केंद्र सरकार की और कहीं न कहीं निगम के अंदर की जो नेता बैठे हुए हैं भाजपा के, उनकी मुश्किलें ज़रूर बन रही हैं। मगर आने वाले दिनों के अंदर अगर यही चीज़ क्या प्रक्रिया अपनाई गई यानी कि प्राइवेट सेक्टरों को दिया गया, तो कहीं न कहीं जनता भी समझती नज़र आएगी और जनता कहीं न कहीं केंद्र सरकार और भाजपा निगम से कहीं न कहीं नाराज़ होती हुई नज़र आएगी। हुँ। जी। लेकिन राजीव, ये बात तो सच है कि कहीं न कहीं बीजेपी ने पूरे तरीके से तैयारी कर ली है। जिस तरीके के हालात अभी बारिशों में देखने को मिली है, उसके बाद बीजेपी ये ठान चुकी है, सोच चुकी है कि अब उनकी सरकार एक बार फिर से एमसीडी में नहीं आने वाली है। क्योंकि आगामी निकाय चुनाव नज़दीक है, 2022 में निकाय चुनाव होने हैं दिल्ली में। उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी शासित जो एमसीडी है, उसने ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कोई रुख सामने आया है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से आरोप लगाए, तो बीजेपी ने क्या कोई अपना पक्ष रखा और इसी के साथ जनता इस पर क्या कुछ कह रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा को यानी निगम को बिल्कुल लगता हुआ नज़र आ रहा है कि अब की बार सत्ता में वो नहीं आ पाएँगे और इसीलिए सारी चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है, ताकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी या किसी और की सरकार आएगी, उसको कहीं न कहीं मैनेज करने में दिक्कतें आएगी और यही चीज़ सौरभ भारद्वाज ने आदेश गुप्ता से सवाल भी पूछा था कि आदेश गुप्ता ये बताएँ कि प्राइवेट सेक्टरों में क्यों दिया जा रहा है और अपने ही लोगों को इसका फ़ायदा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो सिनेमा हॉल की बात करें जी लिबर्टी की, तो उसके लिए कहीं न कहीं कहा गया था कि 150 करोड़ रुपए का जो सिनेमा हॉल था, वो कहीं न कहीं 34 करोड़ रुपए के अंदर दे दिया गया। तो कहीं न कहीं जो उसका इतना बड़ा नुकसान क्यों झेलना पड़ा सरकार को? क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है कि उनके पास पैसे की कमी है, दूसरी तरफ सस्ते दामों पर ये चीज़ दी जा रही है और ज़मीनें जो हैं वो इस तरीके की दी जा रही है, तो उससे कहीं न कहीं केंद्रीय निगम की ज़रूर मुश्किलें बन रही है और कहीं न कहीं भाजपा की मुश्किलें बनती नज़र आ रही है। मगर जिस तरीके से भाजपा की बात करें, अभी भाजपा की तरफ से इस तरीके का जवाब नहीं आया, मगर हाँ, अंदरूनी ज़रूर ये कहा जा रहा है कि वो क्या जितने भी प्राइवेट सेक्टर होंगे, उनको कहीं न कहीं प्राइवेट ठेकों के द्वारा जी कहीं न कहीं दिया जाएगा। फुटपाथ की बात करें तो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि फुटपाथ को प्राइवेट वेंडरों को दिया जाएगा, ताकि उस पर दुकानें खोली जा सकें और जो फुटपाथ पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको जगह नहीं मिल पाएगी और वो लोग कहाँ चलेंगे? सड़कों पे चलेंगे, क्योंकि जो दुकानों के बाहर अपने जो दुकानदार होते हैं, वो अपनी-अपनी गाड़ियाँ लगा लेते हैं, उसके बदले फुटपाथ जो होता है वो कब्जा कर लिया जाता है और यही चीज़ लगातार कहीं न कहीं 15 साल के अंदर देखने को भी मिल रहा है और सदर बाज़ार की बात करें तो वहाँ पे मार्केटों के अंदर फुटपाथ ज़रूर है, मगर सिर्फ़ दुकानों के लिए हैं, दुकानदार जो हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, मगर पैदल चलने वालों के लिए पैदल फुटपाथ नहीं है। जी। पैदल फुटपाथ नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से आपने खुद बताया कि बीजेपी की कहीं ना कहीं पॉलिसी बनती जा रही है चीजों का निजीकरण करना, और यही एमसीडी का भी एक ना तरीके से कह सकते हैं कि निजीकरण किया जा रहा है। जब निजी हाथों में उनको पकड़ाया जा रहा है, तो आखिर इसका निजीकरण ही हुआ। और एक बात जो आपने रखी, उसका भी मैं जवाब आपसे चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आपने ही बताया कि पैसों की कमी है, खुद ये बीजेपी कह रही थी कि एमसीडी में पैसों की कमी है, उसके बावजूद इतने सस्ते दामों में ये तमाम चीजें, जमीनें बेची जा रही है, तो इसका जमीनी आधार क्या कह सकते हैं? क्या वाकई आगामी जो निकाय चुनाव है, उसमें अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, तो बीजेपी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी के हाथ में भी कुछ ना रहे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की तो यानी निगम की, तो निगम के जो भाजपा के नेता हैं या फिर कहें भाजपा की जो सरकार है, वो उनको भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब जिस तरीके से उन्होंने 15 साल के अंदर कोई कार्य नहीं किया गया है और बारिशों के दिनों के सड़कें जो हैं वो बिल्कुल बिगड़ जाती है और सीवर लाइन की सफाई नहीं की है। बड़े-बड़े ठेके ज़रूर दिए गए थे, मगर उनका जो पैसा है वो कहीं न कहीं उनकी जेबों में गया और यही चीज़ आम आदमी पार्टी भी उठाती नज़र आ रही है और लगातार कहीं न कहीं सवालों को उठाया भी गया है। मगर जनता अब समझने लगी है कि वाक़ई में ही जो निगम है, भाजपा है, वो उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है और कहीं न कहीं सिर्फ़ खाना पूर्ति की गई है। मगर जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टरों की बात करें और केंद्र सरकार जिस तरीके
से कह रही है कि उनके पास पैसे की कमी है, और यही चीज निगम भी कहता नजर आ रहा है कि दिल्ली सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, उनके पास पैसे की कमी है। उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से सिनेमा हॉल को 150 करोड़ रुपए का सिनेमा हॉल 34 करोड़ रुपए में दिया गया, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ निगम को। मगर जिस तरीके से निगम कह रहा है कि उनके पास पैसे की कमी है, मगर वो पैसे की पूरी भरपाई करने के लिए 150 करोड़ रुपए का सिनेमा हॉल तो 150 करोड़ रुपए में ही देना चाहिए था, ना कि 34 करोड़ रुपए में। यानी कि 150 करोड़ रुपए का कह सकते हैं जो सिनेमा हॉल था, उसको कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए पूरा पूरा 150 करोड़ होना चाहिए था, या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए था। मगर यहाँ पर 34 करोड़ में बेचने के साथ साथ यही जाहिर होता है, भाजपा को भी लगता है कि अब वो निगम के अंदर नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो सब कुछ जब आम आदमी पार्टी के हाथ में जाएगा तो उनके हाथ में भी कुछ ना रहे, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है सब कुछ। जी राजीव, आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए फिलहाल जनता का क्या कुछ रुख है? क्या वाकई जनता इस बार एमसीडी में सरकार को बदलना चाहती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से अब 2022 के चुनावों की बात करें निगमों की, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल समझने लगी है कि निगम के अंदर भाजपा के द्वारा कितने बड़े कार्य किए गए हैं। क्योंकि सड़कों की हालत जो बारिशों के अंदर देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली होती है। जगह जगह पानी भर जाता है, लगातार गलियों के अंदर स्थिति यही देखने को मिलती है। और जो भाजपा कह सकते हैं जयप्रकाश जी जो थे, यानी कि पूर्व मेयर, उनकी गलियों के हालात भी इसी तरीके से, और उन्होंने खुद वीडियो बना बनाकर इसी तरीके से वायरल की है। तो साफ जाहिर है, जब निगम यानी कि पूर्व निगम के इलाके के अंदर पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति किस तरीके, क्योंकि मगर वो दिल्ली सरकार के ऊपर टिकड़ा फोड़ देते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे साफ जाहिर है भाजपा को भी पता है कि वो अब सत्ता में नहीं आ सकते हैं, इसलिए सारा कुछ वो प्राइवेट हाथों में देकर वो जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी आएगी, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को संभाल नहीं पाएगी, और स्थिति को फिर प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में ही दिया जाएगा। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से आगामी निकाय चुनाव है उसको लेकर बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है। अब इन सबसे बचने के लिए आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? जिस तरीके से कल सौरभ भारद्वाज ने ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, आगे आम आदमी पार्टी की इसको लेकर क्या रणनीति? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सौरभ भारद्वाज की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और लगातार कहीं ना कहीं जो बागडोर है दिल्ली की, वो उनके हाथ में दी गई है। मगर लगातार कहीं ना कहीं वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा जो है वो लगातार सब कुछ बेच बाच कर जाना चाहती है, ताकि जो आने वाली सरकार है उसके हाथ में कुछ भी ना रह सके। मगर यही चीज कहीं ना कहीं भाजपा को भी समझनी होगी। अगर वो जाना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश करें ताकि जनता को किसी को परेशानी ना हो। मगर यहाँ पर परेशानी बिल्कुल होती नजर आ रही है, और जब आम आदमी पार्टी अगर निगम में आती है, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा जिसको वो सुधार सके। मगर लगातार जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और चुनावों के लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता समझदार होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जनता जो अपना वोट बैंक का जो माध्यम है उसको अपनाएगी, और कहीं ना कहीं किस सरकार को लेके आना है, किसको नहीं लेके आना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये जनता तय करेगी। और देखना होगा क्या आने वाले जो कुछ समय के बाद यानी 2022 के अंदर जो निगम के चुनाव होंगे, उसके अंदर जनता किसको अपना चुन के लेके आती है सरकार के अंदर। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते ही शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, और ये घोषणा करते हुए उन्होंने नौजवान नेता सरदार गुरप्रीत सिंह मुल्का को पार्टी का जनरल सचिव घोषित किया है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार सतनाम सिंह भाईरूपा और रामपुरा फूल से श्री नरेश कुमार सीए को पार्टी की पीएससी मेंबर बनाने का फैसला किया गया है। सरदार सिंह बादल ने स्पष्ट किया है कि रामपुरा फूल हलके से सरदार सिकंदर सिंह मुल्का ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह कहते भी नजर आए कि वो फिलहाल मुल्का के घर खाना खाने आए हैं। और इसी के साथ अगर बात करें मुल्का की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि किसान जो है, अगर हमारी सरकार आती है तो उनके लिए एक बार फिर से काम किया जाएगा। मैं ਅੱਜ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲੰਚ ਖਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੜਨਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਸਾਰਾ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆ। ਸੋ
तो बादल साहब एक मनीष सिसोदिया ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ कहलाता है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਕਾ 500 ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫॉर ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਰੂਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰੂਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਫਸਰ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰੀ ਰੂਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 5-4, ਤੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਉਲਟ ਪਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋर्ट ਕੀਤੀ। तो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक सीट पर एक उम्मीदवार फिक्स हो गया है, जिसकी घोषणा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सिंह बादल ने की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से मलूका को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, क्या उनके सियासी समीकरण है और जमीनी हकीकत पर किस तरीके से जो रामपुर फूल से वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्या वहां पर वो पैठ बना पाएंगे शिरोमणि अकाली दल की? लुका काफी समय से, हम कहेंगे कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक सीट उनको तो वहीं एक सीट उनके बेटे को दी जाए, जिसके बाद जब एक ही डिसाइड हुआ कि सिर्फ एक फैमिली को सिर्फ एक सीट मिलेगी, तब उन्होंने कहा था कि वो खुद नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, उनका बेटा गुरप्रीत मलूका उनकी सीट से अगर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। जिसके बाद अगर हम कहें कल सुखबीर बादल बकायदा उनके घर पहुंचे, उनसे बातचीत की, खाना खाया और फिर फाइनली डिस्कशन किया गया, तो जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर हम कहें कि मलूका साहब है, सिकंदर सिंह मलूका, वो लड़ेंगे। पहले ही आपको बता दें काफी टाइम से मोड़ में एक्टिव चल रहे थे और वो चाहते थे कि मोड़ के लिए सीट जो है उनके बेटे को दी जाए। तो उसके बाद फाइनली जब सुखबीर सिंह बादल खुद उनके घर गए, काफी डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, तो उसके बाद ये फाइनली उनको मनाने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे मलूका। आप देख सकते हैं कि अगर वही कांग्रेस में स्प्लिट काफी टाइम से नजर आ रही है, तो वही अकाली दल में स्प्लिट नजर आने से पहले ही सुखबीर बादल ने उस चीज को पहले ही रोक दिया। जहां सिर्फ नाराजगी नजर आ रही थी, तो मलूका साहब स्टार्टिंग से बोलते हैं कि वो नाराज है, उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने अगर पार्टी कुछ बातें मानती है और कुछ बातें रिजेक्ट करती है, तो पार्टी का फर्ज बनता है कि उन्होंने अपनी बात कह दी है। तो उसके ऊपर डिस्कशन चली, तो फाइनली उनको रामपुरा फुल से टिकट दी गई है। वहीं उनके बेटे को गुरप्रीत मलिका को सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया पार्टी में। तो कहीं ना खुश नजर आ रहे थे।
तो उन्होंने खुद जब उनसे पूछा गया कि उनकी नाराजगी खत्म हो गई है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नाराजगी नहीं थी, मैं काफी लंबे टाइम से 46 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, स्टार्टिंग से पार्टी के साथ हूँ और मरते दम तक पार्टी के साथ रहूंगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि दूसरे लोग हैं जो 4-4, 5-5 साल में पार्टियां बदल लेते हैं, वो वैसे नहीं है, वो एक लंबे समय से पार्टी में है और अंत तक पार्टी में रहेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी को कुछ सुझाव दिए थे, अपनी बात रखी थी, और हर एक व्यक्ति को जो किसी पार्टी में उसको हक होता है, अगर हम कहें कि इतने लंबे समय से, और तो अमित उन्होंने अपनी देखिए, बात रखी थी, सबसे पार्टी ने अहम कुछ बात बातें यहाँ पर मानी भी ये है। है, सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी और आपसी कलह और आपसी फूट देखने को मिल रही है, उससे कांग्रेस तो शायद नहीं लिया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने काफी बड़ा सबक लिया है। और शायद यही वजह है कि ये फूट बढ़ने से पहले उन्होंने पहले ही इसको साफ कर दिया और उनसे मीटिंग करके तमाम चीजें सुधार ली हैं। जी देखिए, यही बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। इलेक्शन में पार्टी कोशिश करती है कि कम से कम गुटबाजी नजर आए, कम से कम लड़ाई नजर आए, कम से कम नाराजगी नजर आए। वहीं सुखबीर सिंह बादल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। अगर हम कहें कि सिकंदर मलूका की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो पार्टी से अलग, उन्होंने ये कहा था कि उनकी जगह उनका बेटा इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो इसके ऊपर ज्यादा गहराई से सोचते हुए अगर हम कहेंगे बिल्कुल एक्टिवली फ्रंट की ये बात ज्यादा ना बढ़े या ऑपोजिशन इसका ज्यादा इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से ऑलरेडी बात बोलनी शुरू कर दी गई थी कि सिकंदर सिंह मलूका जो अकाली दल के इतने सीनियर नेता, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो इन्हीं सब टिप्पणियों पर पहले ही लगाम लगाने के लिए खुद सुखबीर सिंह बादल खुद सिकंदर सिंह मलूका के घर गए, वहां पे खाना खाया, उनसे बातचीत की और उन्होंने मनाया कि आप हमारी तरफ से लड़े, आप ही इलेक्शन लड़े। देखिए, उनकी तरफ से जोर दिया है उनका बेटा लड़ेगा, और उन्होंने सीधा क्लियर कर नहीं, सिकंदर सिंह मलूका ही शिरोमणि अकाली दल से लड़ेंगे रामपुरा फुल से, और वो उनकी सीट पक्की करके आए। और खुद सिकंदर सिंह मलूका ने कह दिया कि हाँ, वो खुद ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वहीं जो उनके बेटे को जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई, उससे भी खुश काफी नजर आ रहे हैं। उनसे जब आगे बातचीत की गई थी, जो इलेक्शन में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को, जो इतना विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लगातार, तो उस पर उनका कहना है कि विरोध एक हद तक जायज विरोध नहीं हो सकता। राजनीति में अगर हम कहें कि जब तक वोटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तब तक लोगों को नुकसान होएगा। तो वही कहना है कि अगर हर एक पार्टी का ऐसे ही ज्यादा विरोध होता रहा, कि कुछ दिनों पहले अकाली दल का भी बहुत ज्यादा, वही बीजेपी का भी, कि विरोध के लिए होना चाहिए, एक सीमित और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर किसी को वोट करने, वो एक गलत मैसेज भेजता हुआ नजर आता है। अमित, अब ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिस तरीके से मलूका को बनाया गया है, जहां से उनको जैसे रामपुर फूल से बनाया गया है, वहां पर उनकी जमीनी पैठ क्या है, जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा, क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की ओर से या बीजेपी की ओर से कोई अच्छा उम्मीदवार वहां पर खड़ा हुआ, तो क्या वो उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये सारे स्टैटिस्टिक्स ऑन स्पॉट देखने को मिले। देखिए, अगर हम अभी बात करें तो मंडी में काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे थे मलूका फैमिली। अगर हम बात करें, उनका बेटा अगर हम कहें कि मॉड मंडी, वहां पे काफी ज्यादा एक्टिव थे, वहां पे काफी ज्यादा कोशिश चल रही थी। तो वहीं वहां से उनको सीट ना देके इनको रामपुरा फुल से दी गई। रामपुरा फुल में भी वो काफी टाइम से एक्टिव चल रहे हैं और काफी अच्छा लोकल इन्फ्लुएंस है। अगर हम कहें कि ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें कि कितनी पकड़ है, तो बहुत अच्छी पकड़ नजर आ रही है। तो अगर किसी कांग्रेस के कैंडिडेट को वहां से खड़ा किया जाता है, तो काफी टफ कंपटीशन देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोकल्स के बीच में काफी अच्छी साठ बात है और इनके लोगों के बीच में लगातार जाते रहे हैं और लोगों के लोकल लेवल पर भी काम कराते रहे। तो एक ऑल ओवर वो पहले ही काफी ज्यादा एक्टिव थे यहाँ पे, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि रामपुरा फुल और मंडी दोनों तरफ से अगर वो कोशिश करें कि दोनों सीटें मिल जाए। तो उसके बाद आप इस बात से अंदाजा लगाते हैं, जब कोई भी अगर हम कहें कि सियासी अगर दो जगह से कंटेस्टेंट सोचते हैं, तो वहां पे कितने ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तो वहीं पे शायद इसी चीज को देखते हुए उनको प्रायोरिटाइज किया गया उनकी बेटी की जगह। अब देखिए कि अगर रामपुरा फुल में पहले से ही काफी एक्टिव था, उनका खुद का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको पहले से ही ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश की जा रही है। वही उनके बेटे के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वो तो है ही है, पर उनका बेटा भी रामपुरा फुल में एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो काफी हद तक ये अगर हम कहें कि अगर हम कहें वोटिंग के टाइम तक, तो हम ये नहीं कह सकते कौन जीतता है, पर हाँ, इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा वहां पे नजर आ रहा है इनका। देखिए अमित, जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही थी, आप बता रहे थे कि शिरोमणि अकाली दल से नाराज चल रहे थे मलूका, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए पद की मांग कर रहे थे, उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे। अब जिस तरीके से उनके बेटे को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, क्या वो इस पद से खुश हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही थी एक तरह से। अगर हमें कि कहीं ना कहीं बातचीत, उनकी बात सुनी गई, 2 सीट्स की मांग की गई थी, पर उन्होंने सीधे तौर क्या कि अकाली दल का जो अंदर स्ट्रक्चर ही है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो ये अलाउ नहीं करता कि सिर्फ एक फैमिली एक सीट की बात हो रही थी उनकी तरफ से, कि एक फैमिली को सिर्फ एक ही सीट मिलेगी। इसके चलते उनके बेटे को सीट नहीं दी जा रही है और उनको
वो सीट के बदले एक पार्टी के अंदर सेक्रेटरी की पोस्ट लगाई गई। ये तो एक अच्छी, तो एक तरह से बैलेंस आउट किया गया, काफी कुछ डिस्कस किया गया था। अगर हम कहें कि लंच पे बुलाया गया था, लंच पे खुद सुखबीर बादल आए थे, काफी कुछ डिस्कस किया गया लोकल लेवल, आप देख सकते हैं। फिर बाकायदा ट्वीट किया गया कि रामपुरा फुल किलो तैयार हो गए हैं और मान गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी अहमियत साफ तौर पर नजर आती है। जब सुखबीर सिंह बादल पहले से उनकी नाराजगी में पहुंचे, देखिए उन्होंने कुछ अलग होने की बात नहीं की, उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, उन्होंने बस ये कह दिया कि मैं नहीं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, मेरा बेटा उनकी सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो इस बात पे आप साफ साफ तौर पे नजर आ रहा है कि सुखिंदर सिंह मल्लूका की अकाली दल में कितनी अहमियत है। उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं लगभग 46 साल से पार्टी के साथ हूँ, शुरू से पार्टी के साथ हूँ और मरते दम तक पार्टी के साथ हूँ। तो अगर इतने सीनियर नेता अगर इस टाइम शिफ्ट करता तो अकाली दल को बहुत बड़ा झटका लग सकता था इसी चीज को, कि ये ख्याल भी ना आए शायद सिकंदर सिंह मल्लूका मूड पे, तो उन्होंने पहले ही इस चीज को रोक दिया। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां पर अभिनेता अरमान कोहली ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर अजय राजू सिंह उर्फ मामू के चौंकाने वाले राज भी मुंबई एनसीबी ने पर्दाफाश किया है। जांच के दौरान एनसीबी को मामू के ड्रग्स सप्लाई करने के चौंकाने वाले कोड वर्ड्स हाथ लगे हैं, जिन्हें एनसीबी ने डिकोड भी कर दिया है। एनसीबी के मुताबिक मामू 3 प्रकार के ड्रग्स की सप्लाई करता था और इसके लिए बाकायदा अलग अलग कोडवर्ड्स का इस्तेमाल हुआ करता था। इन कोडवर्ड्स को उसने बुलेट या कैप्सूल का नाम दिया था। एनसीबी के मुताबिक मामू ने न सिर्फ लोगों को बिल्कुल प्योर ड्रग्स देने की गारंटी दी है, बल्कि उससे ड्रग्स की 3 श्रेणी भी बना रखी थी और उसने ब्लू बुलेट, ग्रीन बुलेट और ब्लैक बुलेट नाम से कोडवर्ड्स भी बना रखे थे। जानकारी के मुताबिक मामू अपने ड्रग्स की ज्यादातर सप्लाई बॉलीवुड से जुड़े हाई प्रोफाइल लोगों को ही करता था और उसके ग्राहक भी बिल्कुल फिक्स थे। इन ग्राहकों में से अगर कोई उससे बिल्कुल प्योर ड्रग्स की मांग करता था तो वो उससे ब्लू बुलेट ड्रग्स सप्लाई करता था। अगर ग्राहक उससे नीचे दर्जे के ड्रग्स की मांग करता था तो वो ग्रीन बुलेट दिया करता था और अगर एकदम लो क्वालिटी के ड्रग्स की मांग की जाने लगी तो ब्लैक बुलेट कोडवर्ड वाली ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था। देखिए, जो व्यक्ति है अजय सिंह उर्फ अजय मामू, इसे ट्रैफिकिंग के चार्जेस, पेडलिंग के चार्जेस लगे इन पे अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन के। तो ये मेफेड्रोन और कोकेन के व्यापार में लिप्त था और बांद्रा सबर्ब से लेके टाउन तक इस व्यक्ति का नेटवर्क था और इसके जो क्लाइंट्स थे काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे। उसके अलावा भी ये काफ़ी पेडलर लोगों से संपर्क में था, सप्लायर्स लोगों के संपर्क में था जो कि विदेशी सप्लायर्स हैं। अफ्रीकन मूल के भी कुछ है और कुछ विदेशी यूरोपियन मूल के भी लोग हैं जिनके संपर्क में था। यहाँ डिलीवरी हो, देखिए इनका जो नेटवर्किंग था दोनों एंड, जो कोकेन और एमडी, वो दोनों नेटवर्किंग एनालिसिस करने के बाद में एनसीबी सक्षम हुई है दोनों विदेशी को इंटरसेप्ट और अरेस्ट करने के लिए। एक तो उसका जो नेटवर्क एनालिसिस करने के बाद में जब पता चला कि उसका सप्लायर एक नाइजीरियन है, नालो सुपारे से एमडी का, तो उसको भी कमर्शियल क्वांटिटी के साथ गिरफ्तार किया गया कल के दिन। उसके अलावा भी पैरेलली एक और ऑपरेशन चला है जो उसका कोकेन का सप्लायर था, वो भी नाइजीरियन व्यक्ति को आरे मिल कॉलोनी रॉयल पाम से गिरफ्तार किया गया कल। तो ये दोनों विदेशियों को इंटरसेप्ट किया गया है और जानकारी ये भी आई कि कुछ इनके हैंडलर्स नाइजीरिया में भी बैठे। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अब ये 2 कोड वर्ड्स हैं उनको डिकोड किया गया एनसीबी द्वारा, यानी कि साफ तौर पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, और क्या कुछ इस मामले में खुलासे हुए? देखिए मुस्कान, मुंबई की जोनल हेड समीर वानखेड़े ने जिस तरह से ड्रग्स के मामले में कोड को डिकोड किया है वो बेहद चौंकाने वाला मामला है और बेहद ही नई मोडस ऑपरेंडी है कि जो है ये लोग कोड के जरिए ड्रग्स की क्वालिटी के बारे में बताते थे और उसी के जरिए जो है हाई प्रोफाइल लोगों को जो है ड्रग्स सप्लाई करते थे, कि जिसमें गिरफ्तार जो है अजय राजू सिंह उर्फ मामू को गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान तमाम जानकारी मिली थी। हालांकि मामू के निशानदेही के आधार पे ही अभिनेता अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई थी। अरमान कोहली के घर से
विजय अफ्रीकन जो है कोकीन बरामद की गई, जो कहीं कहीं कंजम्पशन की मात्रा नहीं बल्कि कमर्शियल मात्रा बताई गई थी। लिहाजा अब जो है अरमान कोहली की एक बार फिर से जमानत रद्द कर दी गई है, यानी कि अरमान कोहली की एक बार फिर से एनडीपीएस के तहत जो है उनको अभी भी जेल में ही रहना होगा। तो इस तरह की जो है जानकारी लगातार जो है एनसीबी दे रही है। एनसीबी ने एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया जो कहीं न कहीं मामू से जुड़े हुए थे। सत्य प्रकाश, इसी के साथ और क्या कुछ जानकारी एनसीबी ने जाहिर की है? और जिस तरीके से लगातार एनसीबी कार्रवाई कर रही है ड्रग्स के मामले में, वो काफी सराहनीय बताया जा सकता है। और अगर ये जो एनसीबी कार्रवाई लगातार करती जा रही है, कब तक ये जो जखीरा कहा जा सकता है कि धंधा मुंबई में चल रहा है ड्रग्स का, वो खत्म कर सकती है? देखिए मुस्कान, एनसीबी की पूरी कोशिश है कि जड़ तक पहुंचा जाए, क्योंकि लगातार ड्रग्स का जाल जो है फैला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बॉलीवुड से लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में भी ड्रग्स का जाल फैला हुआ दिख रहा है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। हालांकि कई ड्रग्स पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया है, कई विदेशी ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका निशानदेही पे कई बॉलीवुड के एक्टर, फिर तमाम सीरियल के जो एक्टर है उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ड्रग्स का जो मुख्य नेकेड है वो कहीं कहीं पकड़ा नहीं जा रहा है। लिहाजा एनसीबी एक के बाद एक कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से एनसीबी ने खुलासा किया कि किस तरह से कोकीन और एमडी की क्वालिटी को लेकर डिकोड किया गया है, उसमें सबसे अहम जानकारी कि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी आप कोकीन चाहिए तो आपको ग्रीन जो है बुलेट दिया जाएगा, और आपको अगर उससे थोड़ी कम क्वालिटी चाहिए तो आपको जो सॉरी ब्लू जो बेस्ट है, ग्रीन जो है उससे थोड़ी लो क्वालिटी है, और ब्लैक जो है वो सबसे वर्स्ट क्वालिटी यानी कि सबसे खराब क्वालिटी जो है एमडी या कोकीन की वो ब्लैक है। इस तरह से डिकोड करते हुए एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। लिहाजा कई ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। सबसे अहम बात कि मुंबई के आर्य कॉलोनी, गोरेगांव, उसके बाद अंधेरी लोखंडवाला, इसके बाद जूहू, इसके बाद बैंड्रा, तमाम जो पौज इलाके हैं वहां से इस तरह की गिरफ्तारियां हुई है। फिलहाल 28 अगस्त को जो है मामू की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद मामू से पूछताछ में अरमान कोहली का संपर्क मिला था, जिसपे अरमान कोहली की गिरफ्तारी की गई थी। इस तरह की जानकारी जो है एनसीबी ने दी है। जी सत्य प्रकाश, देखिए सबसे अहम बात इसमें ये है कि ये जो मामू है, इसके जो ग्राहक थे वो मात्र हाई प्रोफाइल कम्युनिटी से आते थे, यानी कि जो लगातार चर्चाओं में चलते रहते हैं वही इनके ग्राहक थे और फिक्स थे। ये काफी अहम बात है, क्योंकि अगर इनके ग्राहक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आते हैं तो इनका जो धंधा है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि जो मामू की गिरफ्तारी हुई है उसके साथ कई सेलिब्रिटी जो है फोटो तस्वीरें खिंचवाते हुए दिखे हैं। ऐसे में एनसीबी के पास तमाम इस तरह की तस्वीरें हैं जो कहीं न कहीं संपर्क बताते हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि मामू के कुछ फिक्स ग्राहक ही हुआ करते हैं जो हाई प्रोफाइल थे। मामू उन्हीं लोगों को सिर्फ जो है ड्रग सप्लाई करता था जो जिसको वह जानता था, पहचानता था, या उसके जो पेडलर्स है वो जानते पहचानते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो है उनको सप्लाई की जाती। इस पूरे मामले में 2 विदेशी ड्रग्स डीलर को भी गिरफ्तार किया गया है जो कहीं मामू को ड्रग्स सप्लाई करते थे, यानी कि विदेश से ड्रग्स मंगाकर मामू के पास जाता था और मामू जो है अपने ग्राहकों को जो है अपने पेडलर्स के द्वारा पहुंचाता था। तो लिहाजा इस तरह की चेन जो है कहीं न कहीं एनसीबी ने खुलासा किया है, जिसमें बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आगे एनसीबी किस तरीके की कार्रवाई के मूड में है सत्य प्रकाश? देखिए मुस्कान, जिन लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है उनसे एक एक करके उनकी निशानदेही पे जो है अब जो है समन किया जाएगा। लिहाजा एनसीबी ये कह रही है कि आने वाले समय में कई और बॉलीवुड के सितारे जो है एनसीबी की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि अरमान कोहली की जो जमानत अभी भी जो है खारिज कर दी गई है। लिहाजा अरमान कोहली से भी पूछताछ की जाएगी कि उनके जानकारी में और कितने ड्रग पेडलर को इस तरह के जो है ड्रग्स लेने की आदत थी, लिहाजा उनको ड्रग कौन सप्लाई करता था। तो आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि कई जो है बॉलीवुड के सितारे या टीवी सीरियल के ऊपर भी गाज इस तरह की गिर सकती है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से लगातार मुंबई में ड्रग्स का सिलसिला लगातार जारी है, उसमें एनसीबी लगातार कार्रवाई करती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर कई शहरों में डेंगू बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर के बाद अब लखनऊ और कानपुर में भी डेंगू का आतंक बढ़ रहा है। इस बुखार से फिरोजाबाद में अब तक 75 तो मथुरा में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कानपुर में वायरल फीवर से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है।
इस बुखार से सबसे ज्यादा बच्चों की मौतें हो रही है और पिछले 2 दिनों में सभी सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग भर्ती हुए हैं और इसमें बड़ी संख्या में जो है वो बच्चे शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डेंगू बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। अभी बारिश का मौसम है, मॉनसून का सीजन है, लेकिन जब यहाँ पर लोगों से बातचीत की जाती है तो साफ तौर पर वो ये कहते नजर आते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता अभी लोगों में नहीं है, जिस वजह से ये बीमारी लगातार फैलती जा रही है। तो वहीं बात मध्य प्रदेश की, जहां की भोपाल जिले में भी पिछले 24 घंटे में डेंगू के 6 मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ भोपाल जिले में इस साल अब तक डेंगू के 107 मामले हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि इस साल मच्छर जो है वो इस बीमारी के कारण भोपाल जिले में किसी भी मौत की सूचना नहीं है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अखिलेश दुबे ने बताया है कि भोपाल जिले में इस साल 1 जनवरी से अब तक डेंगू आउटब्रेक इन भोपाल डेंगू के 107 मामले सामने आए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा मामले भोपाल शहर में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के 85 वार्डों में से 10 वार्डों में डेंगू के 85% ज्यादा मामले सामने आए। तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार डेंगू बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है, वाकई ये लोगों में दहशत फैला रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से फिलहाल लखनऊ और भोपाल की आपको बात बता रहे हैं, वहां पर डेंगू बुखार का कहर बरपा है। इस बीच जिस तरीके से मॉनसून अभी सक्रिय हुआ है, लगातार बाढ़ की स्थिति मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बनी हुई है। पानी जहां पर इकट्ठा है और इसी वजह से, पानी के एकत्रित होने की वजह से वहां पर मच्छर पनप रहे हैं और यही वजह है कि लोगों में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि अभी तक कुछ लोगों में जागरूकता भी इसको लेकर नहीं है और जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग डेंगू की चपेट में ज्यादा आ जाते हैं। जहां पर पानी ज्यादा खड़ा है वहां पर मच्छर पनपते हैं और लोगों को जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग उनकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर कि आखिर जागरूकता लोगों में नहीं है और क्यों नहीं फैलाई जा रही है। जिस तरीके से डेंगू बुखार का कहर लगातार जारी है, अस्पतालों में पहले ही कोरोना के कुछ मरीज मौजूद हैं और इस बीच डेंगू का कहर इस तरीके से, और डेंगू के साथ साथ एक वायरल फीवर भी इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आपको बता दें कि डेंगू बुखार से मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर के बाद अब लखनऊ और कानपुर में डेंगू का आतंक बढ़ गया है और इस बुखार से फिरोजाबाद में अब तक 75 तो मथुरा में 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बात कानपुर की करें तो कानपुर में वायरल फीवर से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है और इस बुखार से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। पिछले 2 दिनों में सभी सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग भर्ती हुए हैं और इन बच्चों में जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बच्चों की है। वही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में भी डेंगू का कहर बुरे तरीके से बरपा। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 6 मरीज भोपाल जिले से सामने आए और इसी के साथ भोपाल जिले में इस साल अब तक डेंगू के 107 मामले दर्ज हो गए हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अखिलेश दुबे ने बताया कि इस साल मच्छर जनित इस बीमारी के कारण भोपाल जिले में किसी की मौत की हालांकि कोई सूचना नहीं है, लेकिन भोपाल जिले में इस साल 1 जनवरी से अब तक डेंगू आउटब्रेक इन भोपाल डेंगू के 107 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले भोपाल शहर में सामने आए। उन्होंने कहा कि शहर के 85 वार्डों में से 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पर डेंगू के 85% मामले सामने आए हैं। यानी कि साफ तौर पर डेंगू का कहर लगातार दोनों ही राज्यों में बढ़ता जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये कहर एक राज्य में बढ़पा है और दूसरे राज्य में शुरू हो गया है, इसी के साथ पड़ोसी राज्यों को भी कहीं ना कहीं खतरा इस पर बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून अभी सक्रिय है, आपने देखा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में, कई इलाकों में इसी तरीके से जल जमाव रहा। और जब पानी एकत्रित रहता है तो वहीं पर डेंगू के मच्छरों का लार्वा बनता है, जिसके बाद डेंगू बुखार फैलता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे बच्चों को यहाँ पर अस्पतालों में लाया जा रहा है, जो वाकई काफी
दुखद ये बात है कि डेंगू इतने बुरे तरीके से फैल रहा है। एक और जहां कोरोना ने कहर बरपाया है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी कमी हमें देखने को मिली है दोनों ही राज्यों में। लेकिन अब डेंगू का कहर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों में दहशत फैल गई है और लोगों के साथ साथ प्रशासन भी पूरे तरीके से सक्रिय हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी देखने को मिल रही है। प्रशासन की कमी इस तरीके से क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। चलिए, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोनों ही राज्यों में डेंगू का कहर बरपा है, इन दोनों ही राज्यों से जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश तिवारी हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू का कहर लगातार जारी है और काफी बुरे तरीके से बरपा है, और जिस तरीके से लगातार सक्रिय ये डेंगू होता जा रहा है, उस बीच जो प्रशासन है उसके भी हाथ पांव फूले हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की हैं? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में डेंगू और इस तरह के फीवर की जो अभी बीमारियां चली हुई हैं, जल जनित बीमारियां हैं, ये संचारी रोग, और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू से निर्देशित किया था। लेकिन ये फॉल्ट कहाँ से आया, ये गलती कहाँ से हुई, जिसकी वजह से अब तक जो है फिरोजाबाद में अकेले अगर बात करें 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, आगरा में, और अब पीलीभीत में भी इस तरह के केस सुनने को आए हैं। तो अभी अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो ये जो सुविधाएं हैं राज्य सरकार के द्वारा, वो तो जो पीड़ित हैं उनको दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि मुख्यमंत्री निरंतर जल संचारी रोगों से लड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए, आम जनता को बचाने के लिए अधिकारी को निर्देशित करते रहते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इतना गया गुजरा है कि अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता? और अगर अपने मुख्यमंत्री की बात मानता है तो फिर इस तरह से जो पूरा ये सामने आया है, 70 मौतों का मामला सामने आया है अभी, और भी जिलों में केस बढ़ रहे हैं, तो ये इसका जवाब कौन देगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, अगर हम आपके दूसरे तरीके से बताएं, जो सुविधाएं हैं जैसे निकू वार्ड, पीकू वार्ड उत्तर प्रदेश में जो कोरोना से लड़ने के लिए बनाए गए थे, अब वहां पर ये जो हाल है, इनको एडमिट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है। आलोक कुमार जो कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, वो निरंतर आगरा और फिरोजाबाद में अपनी स्थिति खुद बनाए हुए हैं। हर एक मामले का जो है चौकस निरीक्षण कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा लीड है वो ये मिला है कि सैंपलिंग की जा रही है कि एक्चुअल जो मौतें हैं वो डेंगू की वजह से हो रही हैं या फिर कोई और कारण है, क्योंकि 70 मौतों का आंकड़ा, अगर 70 बच्चे डेंगू की वजह से अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्मनाक विषय है ये। लेकिन जो सैंपलिंग, जो केंद्र से टीम आई हुई है, जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य टीम का जो रैपिड एक्शन टीम जो फिरोजाबाद और आगरा अन्य जिलों में जो सैंपलिंग कर रही है, इस सैंपलिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर एक्चुअल स्थिति पता चल पाएगी कि मौतों का रीजन क्या है। हो सकता है डेंगू के अलावा कोई और रीजन हो। तो अभी स्वास्थ्य विभाग या फिर जो सरकारी अमला है या फिर जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं, वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन स्थिति यही है कि डेंगू और जल संचारी रोगों से इस समय आम जनमानस परेशान हो चुका है। ठीक है प्रदीप जी, मैं लौटूंगी आपके पास। गणेश, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल भोपाल में क्या हाल है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भोपाल में लगातार डेंगू का बढ़ता जा रहा है और डेंगू आउटब्रेक जो भी करार दिया गया है इसे, क्या कुछ फिलहाल डेंगू की स्थिति है भोपाल में? देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें फिर या फिर आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें, दोनों जगह ही जो डेंगू का प्रकोप है, यानी कि कोरोना के जैसे जैसे आंकड़े अब तो हालांकि कम आते नजर आ रहे हैं और बेहतर है कि कोरोना के जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे बचाव को लेकर, अब वो जो सरकार की पहल थी उससे अब कोरोना के आंकड़े पूरी तरह से कंट्रोल पर है। लेकिन अब अगर बात करें, चाहे वो राजधानी भोपाल की बात करें या आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें,
अब डेंगू का प्रकोप जो है लगातार लोगों को सता रहा है और लगातार दोनों ही जिलों में अगर बात करें, हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में डेंगू जो है अपनी सतर्कता जो है फैला रहा है, उसके जो है आंकड़े लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भोपाल और इंदौर की बात करें तो काफी ज्यादा जो है आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अगर कल ही की रिपोर्ट की बात करें तो जहां भोपाल में 6 आंकड़े सामने आए तो इंदौर में वहीं पर 7 आंकड़े सामने आए देखने को आए। और इस तरह भोपाल की बात करें तो 107 मामले जो है अब तक डेंगू के जो है सामने आ चुके हैं, जो कि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए और प्रदेश सरकार के लिए एक चिंताजनक है। वही इंदौर की बात करें तो इंदौर में हालांकि अभी तक डेंगू से जो व्यक्तियों की मौत हुई है वो अभी एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। भोपाल में हालांकि किसी भी ऐसी अनहोनी की खबर सामने नहीं आई, जहां पर 107 मामले जरूर सामने आए लेकिन अभी किसी भी व्यक्ति की मौत जो है सामने नहीं आई। लेकिन इंदौर की बात करें तो जहां 85 मामले अब तक जो है डेंगू के सामने आ चुके हैं तो इंदौर में वहीं एक व्यक्ति ने अपनी जो है जान भी इस वजह से गंवा दी। हालांकि प्रदेश सरकार अब इस पर जरूर चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जहां कोरोना में कई लापरवाहियां सामने आई थी और आमजनों ने जमकर जो है प्रदेश सरकार को और चाहे केंद्र सरकार भी हो जमकर कोसा था। इसके बाद हालांकि अब सरकार इस जनता को जो सुविधा देनी चाहिए या फिर व्यवस्थाएं देनी चाहिए उस पर पुरजोर कोशिश कर रही है। और इसी पर हालांकि अब जरूर सरकार की नींद जागी है और जो डेंगू से बचाव के लिए तमाम इंतजाम किए जाने थे वो इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी डेंगू जो है लगातार अपने फन फैलाता हुआ नजर आ रहा है और डेंगू के लगातार जो संख्या है, आंकड़े हैं, वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से चाहे पूरे मध्य प्रदेश के लिए जो है एक चिंताजनक बात है। क्योंकि कोरोना काल के बाद लोग अभी तक कोरोना की वजह से काफी ज्यादा उनका जनजीवन या फिर पूरा जो उनका व्यापार था, जीवन यापन था, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। अब ऐसे में जो है डेंगू के भी आंकड़े जो है लगातार लोगों को चिंताजनक सता रहे हैं। ऐसे में उनके मन में एक डेंगू की वजह से भी डर नजर आ रहा है। जी मुस्कान। ठीक है गणेश, मैं लूटूंगी आपके पास। प्रदीप भी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, हमने जब बात की अभी कल भी हमने जिस तरीके से बातचीत की थी उसमें जनता ये साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि उन्हें इस बारे में जागरूकता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि फोर्स है कि लोगों में जब जागरूकता ही नहीं है तो लोग बचेंगे कैसे? प्रशासन आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अपने बड़े आयोजनों में और छोटे आयोजनों में, जब कोरोना काल चल रहा था, जब वो जमीनी हकीकत के लिए हर एक जिले में जा रहे थे, जब लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से जूझ रहे थे, उस समय भी उनके हर एक संबोधन में यही था कि इसके बाद हमको एक और चुनौती से निपटना है, वो है जल संचारी रोग। और ये जल संचारी रोग है, इससे निपटने के लिए सीएम योगी ने बाकायदे एक प्लान बना रखा है। उसमें 9 से ज्यादा महीने हो गए इस सीजन की बात कर रहा हूँ। फिर भी फिरोजाबाद में जिस तरह से डेंगू के जो पेशेंट थे वो मिलने शुरू हुए, सीएम योगी पर 40 मौतों का आंकड़ा आ गया, सीएम योगी खुद गए, लोगों से मिले, उसके बाद उनके आने के बाद 30 मौतें और हुई हैं। कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। निश्चित रूप से जो सीएमओ है वहां पे फिरोजाबाद में, या फिर एडी हेल्थ है, या फिर एसीएमओ है, इन लोगों ने कागजी काम में अपने समय को ज्यादा दिया है, जमीन पे स्थलीय निरीक्षण कम किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, नगर निगम भी पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि जल जमाव ना हो कहीं से। जहां पे जिस शहर में जितना ज्यादा जल जमाव होगा वहां पर इस तरह की बीमारियां अपने आप उत्पन्न होंगी और लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। 2 फेल्यूर दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जिसकी वजह से आज ये कंडीशन हुई है, आज ये स्थितियां पैदा हुई हैं कि लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल कंधे पर लेके जा रहे हैं। पीकू और निकू वार्ड को, पूरे उत्तर प्रदेश के पीकू और निकू वार्ड को सीएम योगी के निर्देश पर खोल दिया गया है। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो बेहतर किया। उनके जो माता थे, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जिसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी। गणेश, आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में, भोपाल में और इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं डेंगू के वो आपने बताया, लेकिन प्रशासन का क्या रुख है? लेकिन देखिए, जिस तरीके से प्रदीप जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में तो प्रशासन की सीधे तौर पर कमी देखने को मिल रही है। अब मध्य प्रदेश में किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है? क्या लोगों को जागरूक करने का किसी तरीके से काम किया गया? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो प्रदेश सरकार हालांकि लगातार घोषणाएं करती है और लगातार लोगों को आगाह भी करती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या नगर निगम का अमला हो।
लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आती है कि प्रदेश सरकार एक बार अल्टीमेटम तो दे देता है, लेकिन इसके बाद जो छोटे स्तर के अधिकारी होते हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो या स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। और जब बीमारी जड़ पकड़ लेती है, लोग जो है उससे परेशान नजर आते हैं, हॉस्पिटलों में भागना चालू कर देते हैं, या फिर लोग परेशान होते हुए जब तमाम जो मीडिया की सुर्खियों में ऐसी खबरें बनती, उसके बाद जो है चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निगम का अमला हो, उनकी जो है आंख खुलती है और इसके बाद वो लोग एक्टिव नजर आते हैं। क्योंकि अगर साफ तौर पर बात करें तो डेंगू एक वैसे भी हर समय इसका जो है बीमारी ये फैलती है, और सभी को पता है कि बारिश के समय जो है डेंगू और ज्यादा भयावह हो जाता है, क्योंकि कई जगह जल भराव या गंदगी की वजह से काफी ज्यादा डेंगू और उसका जो संक्रमण स्तर होता है वो काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर सबसे अहम जैसा कि प्रदीप जी ने भी बोला है कि नगर निगम का जो टीम होती है उनकी भी पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक जो शहर होता है, शहरी क्षेत्र में नगर निगम तमाम जो उनमें कार्य करने चाहिए वो कार्य नहीं करती है, और जिसकी वजह से जो है इनकी अनदेखी की वजह से, चाहे वो नगर निगम की टीमों की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की टीमों की बात करें, तो अनदेखी की वजह से जब ऐसी बीमारियां जो है इजाद पा लेती हैं या फिर उनका संक्रमण का स्तर बढ़ने लगता है, तो वहां पर जरूर इनकी नींदें खुलती हैं और इसके बाद जो है एक्टिविटी चालू होती है, या फिर जो सुविधाएं देनी चाहिए या जो कार्य किए जाने चाहिए इस बीमारी से बचाव को लेकर, जो तमाम उपाय किए जाने चाहिए, चाहे वो छिड़काव को लेकर हो, दवाइयों का छिड़काव को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर हो, वो तब जागता है। और यही वजह रही कि इस बार भी ऐसा ही अनदेखी की वजह से जो लगातार जो है प्रदेश की राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों जगह जो डेंगू का संक्रमण जो है प्रकोप फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो हालांकि प्रदेश सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया, आगाह भी कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग इस को लेकर, डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर रहे, तमाम जो सुविधाएं करनी चाहिए वो करे, लेकिन इसके बाद भी वो जमीनी हकीकत की बात करें तो वो तमाम उपाय जो है देखने को नहीं मिलते हैं। जी नमस्कार। ठीक है गणेश, देखिए आपने भी बताया और प्रदीप जी आपने भी बताया, दोनों ही राज्यों से कमियां जो है वो प्रशासन की निकलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात अभी हमने देखा कि दोनों ही राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा, लगातार बारिश हुई और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वो भी पानी की निकासी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन उसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है उसकी बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन उस वजह से जो बीमारियां लगातार फैलती जा रही है, पानी वहां पर इस तरीके से जमा है, इतने समय से वो पानी जमा है, उसी की वजह से शायद ये बीमारियां जो है वो फैलने लगी है। लेकिन जिस तरीके से प्रदीप जी आपने बताया, नगर निगम का इसमें पूरा साफ तौर पर कमी बताई जा रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पानी यहाँ पर खड़ा है और अभी तक इसको निकाला नहीं गया है। अब लोगों में भी जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है, तो आखिर लोग बचेंगे कैसे? देखिए, अगर हम बात करें तो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ये निठल्ला तो है ही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो अवेयरनेस स्कीम है जिसको लागू करती है, जो एक जो टीम है, कमेटी है, अन्य प्रदेशों को उत्तर प्रदेश से तमाम चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ पर अवेयरनेस के लिए एक अलग से टीम गठित की गई है जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को पूरे 1 साल तक अलग अलग जिलों में मनाती रहती है। उसके द्वारा भी इस तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो सचिव हैं आलोक प्रसाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से जो उनके नीचे बैठे हुए उनके मातहत हैं, उन्हीं की वजह से आज ये जो बड़ा एक आंकड़ा सामने निकल कर आया, फिरोजाबाद या आगरा या पीलीभीत, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। अगर अभी भी अवेयरनेस नहीं फैलाई गई और जल जमाव का सही प्रबंध नहीं किया गया तो इससे भी बड़ी बीमारियां आ सकती हैं। अभी वायरल है, डेंगू के साथ साथ मलेरिया होगा, और एक और जो है सबसे बड़ी बीमारी ये है कि अब लोगों के अंदर जो जो बरसात बीतेगी, आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं का जो है की बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक बहुत जरूरी है कि जागरूकता सप्ताह चलाया जाए उत्तर प्रदेश में, या स्वास्थ्य विभाग के ANM, आशा, आंगनवाड़ी, ये जो भी इनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनको गांव-गांव भेजा जाए, ये लोगों को जागृत करें कि जो जल जमाव है उनमें हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। नगर निगम चूंकि एक स्वायत्त संस्था होती है, उत्तर प्रदेश किसी भी प्रदेश सरकार से नगर निगम का जुड़ाव सीधे नहीं होता, 3-4 कड़ियां होती हैं, तो इसलिए वो नगर विकास मंत्रालय है वो नगर निगम को पूरी तरह से ठीक करे, सुनिश्चित करवाए कि जहां पे जल जमाव की संभावना है वहां पर पहले तैयारी रखें, ताकि जल जनित जो बीमारियां हैं, जो संचारी रोग हैं, उनसे बचा जा सके, और तभी जो आम जनमानस है वो इन खतरनाक बीमारियों से बच सकता है। बिल्कुल। गणेश आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इंदौर
आर्थिक राजधानी भी है और स्वच्छता के मामले में तो नंबर 1 इंदौर कहा जाता है। लेकिन जग जाहिर है कि जो डेंगू की बीमारी है वो अगर सफाई नहीं रहती है, हमारे पास जल निकासी नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मच्छरों के पनपने से आती है। जब जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 जो जिला आया है, वहीं पर इस तरीके से डेंगू का अगर कहर देखने को मिलेगा, तो आखिर स्वच्छता कैसी है? निश्चित तौर पे मुस्कान, आपने सही कहा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करें, तो जहां पूरे भारत में जो है 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया और ऐसे कई अवार्ड जो है मध्य प्रदेश का इंदौर जो है हासिल कर चुका है। तो निश्चित तौर पर स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद भी डेंगू का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो लोग हैं, लोगों ने जब सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से नगर निगम या फिर अन्य जो अधिकारी इस पड़ाव से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं या फिर विभाग है, उनको जिम्मेदार ठहराया, तो अब जरूर क्योंकि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासन की नींदें भी जल्द ही खुलती हैं और अब जरूर एक्टिव नजर आ रहा है। अब जो स्तर है, जो छोटे स्तर है या फिर निचली बस्तियां हैं जहां पर जल भराव काफी ज्यादा होता है, वहां पर अब जो है जल निकासी का जो है कार्य किया जा रहा है, तमाम दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे मुस्कान, जैसा कि पहले भी कहा है कि जो प्रशासन है, जो नगर निगम का अमला होता है या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी विभाग होते हैं, वो देर से जागते हैं। जब बीमारी जो है लोगों को फैलना प्रारंभ हो जाती है, लोगों को अपनी जकड़ में रख लेती है, तब इसके बाद इनकी जो है जो संबंधित विभाग होता है या अधिकारी होती है, उनकी आंखें खुलती है। अगर ये तमाम जो व्यवस्थाएं थी, चूंकि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, पूरे भारत में 4 बार रहा है और 5वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए पुरजोर जो है प्रयास भी लगाए जा रहे हैं और प्रयास भी लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम ये इंतजाम जो है पहले किए जाने चाहिए थे, क्योंकि अगर ये तमाम जो इंतजाम जो है, तमाम जो अवेयरनेस को लेकर जो अब नगर निगम स्वास्थ्य विभाग तरह तरह की एक्टिविटी चला रहा है, ये अगर पहले से ही चलाई जाती या फिर तमाम ये उपाय बढ़ते जाते, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है डेंगू का, उस पर कमी पाई जा सकती थी। हालांकि अब जरूर आंखें खुली हैं और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग जरूर अब एक्टिव नजर आ रहा है। जी मुस्कान। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी, समय की कमी है, थोड़े से समय में आपका जवाब चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से गणेश ने बताया कि मध्य प्रदेश में दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है और जागरूकता अभियान भी। जागरूकता अभियान तो आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला है, लेकिन क्या दवाइयों का छिड़काव किसी तरीके से किया गया है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दवाइयों का छिड़काव जो जल जनित क्षेत्र है वहां पर किए जा रहे हैं। और इस समय चूंकि प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ में जहां पब्लिक है, जहां पे आम जनता है, वहां भी जो है पानी रुका हुआ है, वो पानी जा नहीं रहा है, क्योंकि पानी एक बार लो लैंड में आ जाएगा तो उसको फिर बाहर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वहां पर भी स्वास्थ्य की जो टीम है वो लगी हुई है। इसके अलावा जो जागरूकता जो दवा छिड़काव की बात करते हैं, दवा छिड़काव प्रॉपर वे में हो रहा है, फॉगिंग हो रही है। फिरोजाबाद में भी टीम लगी हुई है, आगरा में भी लगी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर शाम को और सवेरे फॉगिंग, शाम के समय छिड़काव और फिर रात में एक बार और फॉगिंग, ये 3 बार अभी कंटिन्यू जो है पिछले 1 हफ्ते से एक्टिविटी बढ़ी है स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की संयुक्त रूप से। लेकिन वही सवाल आता है कि अगर ये चीज पहले हो गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। 70 जो बच्चे हैं वो असमय काल के गाल में नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं से हम सबको चेतना होगा और जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि जल संचारी रोगों से हम कैसे बच सकते हैं। सरकार ने अपना काम कर दिया, हमको भी अपना काम करना होगा। जब दोनों का तालमेल बैठेगा तभी हम ऐसे रोगों से लड़कर और जीत पाएंगे। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी और गणेश, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही लोगों ने बताया, हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े, दोनों ने बताया कि अभी फिलहाल दोनों ही राज्य में स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो एनबी न्यूज की भी आपसे अपील है कि सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।